डॉक्टर सविता विश्वकर्मा, होम्योपैथ कंसल्टेंट, मोहम्मदाबाद गौना, उत्तर प्रदेश से। मेरा होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो चैनल को आप पूरा शुरू से अंत तक देखिए और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आज का टॉपिक जो है ये भी एक अन्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कब एबनॉर्मल हो जाती है इसी के बारे में आज मैं बताऊंगी। जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर जो है, जिसको दूसरा नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको इंसोम्निया कहा जाता है। तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो है उसके रिलेटेड क्या क्या इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसकी होम्योपैथ मेडिसिन क्या हो सकती है और क्या क्लिनिकल टिप्स हैं जो कि मतलब हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया, या तो इसको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी कही जाती है सामान्य भाषा में। अब स्लीपलेसनेस वैसे देखा जाए तो एक इंसान की स्लीप कितनी होनी चाहिए, जो कि ये नॉर्मल फिनोमिना है हमारे जीवन में। जैसे इंसान जो है 8 से 9 घंटा या 7 से 8 घंटा, जो कि ये नॉर्मल स्लीप कही जाती है। अब जैसे बच्चा न्यूबॉर्न चाइल्ड पैदा होता है तो जैसे 20 से 22 घंटा सोता है, जो कि इसकी नॉर्मल स्लीप होती है। उसके बाद वो 1 से 2 साल तक का होता है तो धीरे धीरे उसकी स्लीप कम हो जाती है और जो कि 16-17 घंटे की हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वो स्कूल लाइफ में जाता है तो उसकी और स्लीप कम हो जाती है। तो दोपहर को 1 से 2 घंटा सोना और उसके बाद रात को 8 घंटा सोना, ये उसकी एक नॉर्मल स्लीप में आ जाती है। अब जब वो वर्किंग वुमन या वर्किंग मेल होते हैं तो उन लोगों की स्लीप जो है वो 7 से 8 घंटे की हो जाती है और इतना सोना बहुत जरूरी है ताकि आगे की दिनचर्या के लिए हम उसके लिए तैयार रहें। तो ये गुड स्लीप अगर इंसान को आ जाती है तो वो कई एबनॉर्मल प्रॉब्लम से निजात पा सकता है और यही हमारा दिनचर्या भी होना चाहिए। लेकिन अब कुछ जो है सुपरफिशियल पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारी स्लीप को डिसऑर्डर्स करते हैं। तो जैसे कि है, अगर स्लीप नहीं आती इंसान को तो सबसे पहले है कि कोई नॉइज हो रहा है या तो बाहरी बहुत शोर हो रहा है तब भी हमें स्लीप नहीं आती है, या हम ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हमें स्लीप नहीं आती है, या हमारा स्लीप की प्लेस जो है बदल जाती है तो उस समय भी हमको स्लीप नहीं होती है, या कोई फैमिली फंक्शन में गए हैं या कोई शादी ब्याह के मौके में गए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा हमें मतलब नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें स्लीप नहीं आती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमारी जो है नॉर्मल फिनोमिना है। तो ये एक आध दिन में ये सब साइड हो जाती है। थोड़ा सा इसके साइड इफेक्ट में थोड़ा सा हमें अनइजीनेस लगता है या हेडेक की प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकती है, और हम अगर दूसरे नेक्स्ट डे हम अच्छी स्लीप लेते हैं तो ये अपने आप स्लीप लेसनेस की प्रॉब्लम चली जाती है। ये कुछ एक्यूट फेज जो है वो अपने आप चले जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें जो है क्रॉनिक फिनोमिना में बन जाती है तो हम एक्चुअल कैसे कह सकते हैं कि इंसोम्निया से आदमी ग्रसित है। तो इसके लिए बस यही है कि कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना अगर हमें इसी फेज से गुजरना पड़े ताकि मतलब आदमी को, इंसान को 1 से 2 घंटा ही सो पाता हो, या अगर वो बिस्तर पे जाता है तो 2 से 3 घंटा ही किसी तरह से सो जाता हो, तो ये धीरे धीरे स्लीपलेसनेस की कंडीशन में आ जाता है। तो ये स्लीपलेसनेस की कंडीशन में आने के बाद ये कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूट स्लीपलेसनेस के लिए कुछ है कि हम बाहरी वातावरण में अगर जाते हैं या हमारी सोने की पोजीशन चेंज हो जाती है तो ये उस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ ऐसी जो है हमें शरीर में कोई अगर तकलीफ हो रही है, जैसे कि कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या कोई कमर दर्द की प्रॉब्लम है उससे भी बहुत ज़्यादा हमें पेन हो रहा है, तो ये आगे चल के स्लीपलेसनेस की कंडीशन में आ जाती है। कुछ ऐसी टेंशन वाली चीज़ें हैं जो कि या तो हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, तो ये सब चीज़ें भी हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम में आ जाती है और इंसान को नींद नहीं आती है। तो ये तो कुछ ऐसी जो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन फिर बाद में आती है कि कुछ मेजर इलनेस है, जैसे कि कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर कोई ऐसी कोई साइकोलॉजिकल ड्रग भी अगर कोई लेता है तो उसकी भी कुछ साइड इफेक्ट होती है
और उसके बाद भी इंसान को स्लीप की नींद नहीं आती है। और सबसे बड़ी और भी समस्या है जो आज के दौर में है, या तो वो एक तो है बहुत ज़्यादा अपने वर्किंग में बिजीनेस होना और अल्कोहल का सेवन करना, तो इसके भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कोई सिगरेट स्मोकिंग करना, ये भी हमें इस तरह के कंडीशन को डिसऑर्डर्स कर सकती है। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर हैं। तो इसको हम कैसे हम इसको मतलब अपनी डे बाय डे जिंदगी में इससे निजात पाएँ, तो अगर ये चीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो हमें ज़रूर डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। तो ये हमारा पॉजिटिव फैक्टर हो गया। अब इसके बाद आता है कि क्या क्या मतलब इसके क्लिनिकल टिप्स हो सकते हैं कि हम इस समस्या से निजात पा सकें। तो नॉर्मल स्लीप के लिए हमें पहले तो जो वातावरण हमारा जो रूम का होना चाहिए वो रिसेम होना चाहिए। जैसे हम अपने ही बिस्तर पे जाके सोएं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शांति हो, बहुत ज़्यादा गुड लाइट में ना सोए, बल्कि थोड़ा सा डार्क में वहाँ पे अगर सोते समय हम बहुत डार्कनेस थोड़ा सा रहे रूम में, बहुत ज़्यादा रोशनी तेज ना हो, तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी स्लीप दिलाती है। या अगर कुछ इस तरह से पैर के को गुनगुने पानी से हम थोड़ा सा धुल लें और उसके बाद सोए, तब भी हमें मतलब गुड स्लीप आती है। या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, या हम थोड़ा सा साउंड लाइट म्यूजिक सुने, उसके बाद भी हमें गुड स्लीप आती है। कुछ लोगों की आदत इस तरह की होती है कि मतलब उसी बिस्तर पे वो लोग खाना भी खाते हैं, उसी बिस्तर पे वो लोग सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो हमें बिस्तर पे उसी समय जाना है जिस समय हमें नींद आए, और हमारी नींद की जो ड्यूरेशन पीरियड है उसको हमेशा फिक्स रखें। जैसे हम 9 बजे 10 बजे जब भी सोते हैं तो उसी समय हम सोएं। डे बाय डे हमारा जो चेंजेस है वो ना रहे, टाइम का हमें चेंज ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल टिप्स हैं जो कि हमें गुड स्लीप देती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हैवी डाइट शाम को नहीं लेना चाहिए, या देर रात को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और खाने के तुरंत बाद हम बिस्तर पर न जाएं। इससे कई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और कभी कभी इस गैस की अनइजीनेस की वजह से हमें, या एब्डोमिनल कंप्लेन की वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। तो ये सब कुछ नॉर्मल फिनोमिना है जिसकी वजह से हम गुड स्लीप ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो कि होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन। तो होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन में देखिए, वैसे तो हम देखा जाए कि होम्योपैथ में कई रेमेडी हैं जो कि स्लीप इंसोम्निया के डिसऑर्डर्स के लिए या स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं वो लक्षण के हिसाब से ही देनी चाहिए। तो कुछ मैं रेमेडी के बारे में बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अपने कारण की जांच करवाएं कि हमें किस वजह से स्लीप नहीं आती है। तो सबसे पहले जो हम कैटेगरी में रखते हैं वो है कालीफॉस। कालीफॉस नाम की दवा जो है जनरली बहुत बढ़िया है। जैसे हम कहा जाए कि होम्योपैथ में सबसे अच्छी रेमेडी है कालीफॉस। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत अच्छी गुड स्लीप के लिए है। कुछ एंजाइटी की वजह से है या कुछ अनइजीनेस की वजह से है, तो कालीफॉस नाम की दवा हमारी होम्योपैथ में ये सबसे नंबर 1 पे आती है और ये बहुत अच्छी स्लीप दिखाती है। दूसरी जो है मदर टिंचर में आती है जो कि है पैसिफ्लोरा। तो पैसिफ्लोरा नाम की जो दवा है ये भी हमारे लिए गुड स्लीप हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब यह है किसी को हाइपरटेंशन है या कोई हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसके साथ हम मतलब उसके साथ भी ये दवा देने पर उस पर गुड स्लीप हो सकती है। तीसरे नंबर की दवा जो है हायोसाइमस। हायोसाइमस जैसे देखा जाए कि ये दवाई जो है खास करके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती है और कुछ ऐसी जो प्रक्रियाएं होती है जो हायोसाइमस में देखी जाती है, जैसे कि कुछ मैनियक टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें निम्फोमैनिया टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो एक पेशेंट में देखी जाती है और उसके बाद अगर स्लीपलेसनेस की कंडीशन अगर होती है तो हम हायोसाइमस नाम की दवा देते हैं। इसके बाद आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नाम की दवा जो है ये ज़्यादातर मेनोपॉजल जो वुमेन्स होती हैं उस समय या क्लाइमेटिक पीरियड के समय दी जाती है, जिसको यूट्राइन प्रॉब्लम या तो फिर उसको गैस से प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उस लेडीज को हम ग्रेफाइट नाम की दवा देते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस इज आर्सेनिका एंड कॉफिया। आर्सेनिका जैसे देखा जाए कि बहुत डिप्रेशन की या एंजाइटी या फियर ऑफ डेथ की मेडिसिन है और इसमें अगर पेशेंट को इसी तरह की कुछ जो फियर होते हैं, जो डेथ की फियर होती है,
तो इस टाइप की जो और फास्टिंग कंडीशन टाइप की होती है, तो और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एंगर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम पर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है और जिसको कहा जाता है कि मेंटल रेस्टलेसनेस। तब इस नाम की अगर इस तरह की कोई कंडीशन पाई जाती है तो हम आर्सेनिक आप देते हैं। और लास्ट में जो है कॉफिया क्रूडा, कॉफी नाम से दवा ये बनती है और ये भी इसी तरह की जस्ट लाइक कालीफॉस, जस्ट लाइक पैसिफ्लोरा, उसी तरह की कॉफिया क्रूडा भी इस स्लीपलेसनेस की कंडीशन को रूल आउट करती है और उसको जड़ से खत्म करती है। तो हम जब भी कोई भी होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन दें, वो डॉक्टर की सलाह से, कोई होम्योपैथ कंसल्टेंट से ही सलाह लेके उसके लक्षण के हिसाब से और उसकी अच्छी तरह से केस टेकिंग और जांच करवा के ही हमें दवा का सेवन करना है। और सबसे बड़ी बात, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, जैसे कि मतलब स्लीपलेसनेस की कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि अगर इसको सही समय पे अगर नहीं मतलब ठीक किया जाए तो उसके बाद इसमें कुछ मेजर इलनेस और होने लगती है, जैसे हार्ट से संबंधित समस्याएं या किडनी से संबंधित समस्याएं या ब्रेन से संबंधित समस्याएं होने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंसोम्निया के कंडीशन में आ सकती है। तो सही समय पे अगर 1 से 2 महीने तक हमें अगर रोज़ हमें अगर 2 से 3 ही घंटा तक नींद आती है और 7 से 8 घंटा तक साउंड स्लीप नहीं आती है, तो समझिए कि ये थोड़ा सा कुछ स्लीपलेसनेस की तरफ जाती है कंडीशन और हमें इसका इलाज कराना चाहिए और होम्योपैथ दवा से ये समस्याएं जो है जड़ से खत्म भी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही और मेरी गुजारिश है कि आप इसे शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे मिलेंगे फिर अगले चैनल पे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।